नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सच कहूं तो आज भी एक गहरा और स्याह रहस्य है। सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो सुनते ही खून खौल उठता है ना? दुनिया इन्हें नेताजी के नाम से जानती है, लेकिन उनका अंत कैसे हुआ? ये आज तक एक क्लासिफाइड और कह सकते हैं खौफनाक पहेली बनी हुई है। तो चलिए इस गहरे अंधकार में उतरते हैं और उन दस्तावेजों की परतें खोलते हैं जिन्हें दशकों तक खामोश रखा गया। बात शुरू होती है 18 अगस्त 1945 की उस रात से। ताइहोकू हवाई अड्डा, हर तरफ गहरा अंधेरा। आसमान में एक जापानी बॉम्बर विमान उड़ान भरता है जिसके अंदर बैठे थे आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक भयानक धमाका होता है और यकीन मानिए, इसी धमाके की गूंज से जन्म हुआ इतिहास के सबसे बड़े विवाद का। ये वो रात थी जिसने आजादी के इतने बड़े नायक को हमेशा के लिए एक रहस्य में तब्दील कर दिया। अब जापानी सरकार की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया वो बहुत ही सीधा था। उन्होंने कहा कि विमान क्रैश हो गया, नेताजी बुरी तरह झुलस गए और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसे ही आधिकारिक सत्य मान लिया गया। लेकिन क्या भारत ने इस कहानी को कभी पूरी तरह से स्वीकार किया? बिल्कुल नहीं। 70 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर भी उनकी मृत्यु का सच ताइहोकू की उस रात जितना ही धुंधला है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इतने बड़े खतरे थे क्यों? इसका जवाब उनके शुरुआती जीवन में ही मिल जाता है। कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, भारतीय सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षा पास की, लेकिन फिर भी उस प्रतिष्ठित नौकरी को ठुकरा दिया। उन्हें अंग्रेजों की गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उनका साफ मानना था कि आजादी सिर्फ बातों से नहीं, ताकत से छीनी जाती है। और सच कहें तो इसी वजह से अहिंसा के मुद्दे पर महात्मा गांधी जी के साथ उनके गहरे वैचारिक मतभेद भी रहे। 1941 का उनका ऐतिहासिक पलायन किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने उन पर कड़ी नजर रखी हुई थी। फिर भी कलकत्ता के अपने घर से वो रात के अंधेरे में एक पठान के भेष में चकमा देकर निकल गए। पहले अफगानिस्तान, फिर सोवियत संघ, वहां से जर्मनी और अंत में जापान। ये पूरी दुस्साहसिक यात्रा साबित करती है कि ब्रिटिश राज के लिए वो कितनी बड़ी और कितनी अचूक चुनौती बन चुके थे। जापान पहुंचने के बाद जो हुआ वो इतिहास है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश सेना के हजारों भारतीय युद्धबंदी उनके नेतृत्व में एकजुट हो गए। हर तरफ बस एक ही नारा गूंज रहा था, दिल्ली चलो। 1944 में इस फौज ने इम्फाल और कोहिमा तक कदम रख दिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट रहा था। जापान कमजोर पड़ चुका था। अपनी टूटती उम्मीदों को बचाने के लिए सोवियत संघ से मदद मांगने के इरादे से नेताजी को उस आखिरी मनहूस जापानी विमान में बैठना पड़ा। आधिकारिक जापानी रिपोर्ट तो यही कहती है कि विमान हादसे के बाद उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। लेकिन ठहरिए, इस आधिकारिक कहानी में इतने बड़े बड़े छेद हैं कि इसे सच मानना लगभग असंभव सा लगता है। चलिए जरा उन मुख्य सबूतों की पड़ताल करते हैं जो इस पूरी कहानी को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इस कहानी का पहला बड़ा झोल है हबीबुर रहमान। ये नेताजी के सबसे वफादार साथी थे और उसी विमान में मौजूद थे। वो इस हादसे में जिंदा बच गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? उनके बयान जो हर बार बदलते रहे। कभी उन्होंने नेताजी के निधन की बात कही तो कभी उनके बयानों में भारी विरोधाभास दिखा। जरा सोचिए, एक ही दुर्घटना में बचे एकमात्र प्रमुख चश्मदीद गवाह की कहानी इतनी अस्थिर, इतनी बदलती हुई कैसे हो सकती है? दूसरा बड़ा छेद, गवाहों का गायब होना। जिस अस्पताल में नेताजी को ले जाने का दावा किया गया, वहां एक भी स्वतंत्र भारतीय गवाह मौजूद नहीं था। पूरी की पूरी कहानी सिर्फ जापानी अधिकारियों के बयानों पर टिकी थी। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जापान उस वक्त युद्ध हार चुका था। विजेता मित्र राष्ट्रों को खुश करने के लिए या फिर अपने खुद के रहस्य छुपाने के लिए वो कोई भी मनगढ़ंत कहानी गढ़ सकते थे, है ना? तीसरा और शायद सबसे रहस्यमयी पहलू है 1945 के बाद नेताजी को देखे जाने की लगातार आने वाली खबरें। कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी हिमालय में एक साधु के रूप में। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा फैजाबाद के गुमनामी बाबा का नाम, जिनकी मृत्यु 1985 में हुई। जब उनके कमरे को खोला गया तो वहां से नेताजी से जुड़ी सैकड़ों चीजें मिली, तस्वीरें, गुप्त दस्तावेज और व्यक्तिगत सामान। क्या वो परछाई वाकई नेताजी की थी? खैर,
इस राष्ट्रीय रहस्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। 1995 में जब सोवियत संघ टूटा और रूसी अभिलेखागार के दस्तावेज दुनिया के सामने आए तो एक बेहद विस्फोटक सच्चाई सामने आई। ये सच्चाई खुफिया केजीबी की फाइलों में दबी पड़ी थी, वो फाइलें जिन पर दशकों तक बहुत गहरी चुप्पी साधी गई थी। केजीबी की इन फाइलों में एक ऐसा दावा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसमें साफ साफ लिखा था कि नेताजी 1945 में मरे नहीं थे। उन्हें स्टालिन के आदेश पर सोवियत संघ में एक राजनीतिक कैदी के रूप में रखा गया था। ये एक ऐसा भयंकर सच था जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने क्या किया? ठीक यही किया, इस पूरे खुलासे को खामोशी की एक मोटी चादर से ढक दिया। अगर केजीबी का यह दावा सच था और नेताजी सोवियत संघ में जीवित थे, तो इतिहास का सबसे तीखा, सबसे खतरनाक सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस बात की जानकारी थी? देखिए, हमारा उद्देश्य यहां किसी पर राजनीतिक आरोप लगाना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ उन ऐतिहासिक तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं जो मूल दस्तावेजों से चीख कर बाहर आते हैं। तो जरा उस दौर के राजनीतिक माहौल को समझते हैं। नेताजी और नेहरू जी के बीच वैचारिक मतभेद किसी से छुपे नहीं थे। जब नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो नेहरू जी ने उनका खुला विरोध किया था। नतीजा, नेताजी को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा खटकने वाली बात यह है कि 1945 में जब नेताजी की तथाकथित मृत्यु की खबर आई तो नेहरू जी ने कोई विशेष शोक नहीं जताया, कोई राजकीय श्रद्धांजलि नहीं दी, ना ही किसी जांच का आदेश दिया। इतनी बड़ी घटना पर ऐसी खामोशी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। वक्त गुजरता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन सच्चाई वो आज भी लोहे की अलमारियों में कैद रही। आधुनिक युग तक आते आते इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई आधिकारिक आयोग बनाए गए, लेकिन सवाल वही है, क्या उन आयोगों से सच बाहर आ पाया या फिर वो सच सीलबंद फाइलों के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन होकर रह गया? जांच के लिए 3 अलग-अलग समितियां बनी। 1956 की शाहनवाज समिति और 1970 के एक हौसला आयोग ने तो मान लिया कि मृत्यु उसी विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन 1999 का मुखर्जी आयोग, जो कि सबसे व्यापक और आधुनिक जांच थी, उसका निष्कर्ष बिल्कुल अलग था। इस आयोग ने डंके की चोट पर कहा कि ताय हुकूम में कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी और वो राख नेताजी की नहीं है। इसके बावजूद भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया। आज की स्थिति देखें तो 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और नेताजी से जुड़ी 100 से अधिक फाइलें सार्वजनिक कर दी। लेकिन इसके पीछे भी एक कड़वा सच आज भी छिपा हुआ है। जो फाइलें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें विदेशी सरकारों के साथ किया गया बेहद संवेदनशील पत्राचार है, वो फाइलें आज भी पूरी तरह से सील्ड हैं। मतलब जो असली सच है वो आज भी उसी घने अंधेरे में है। और शायद यही कारण है कि टोक्यो के रेनोकोजी मंदिर में रखा वो कलश आज भी सवालों के घेरे में है। जापानी पुजारी आज भी पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं, लेकिन भारत सरकार उन अस्थियों की डीएनए जांच कराने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि अगर जांच होती है और वो अस्थियां नेताजी की नहीं निकलती हैं, तो यकीन मानिए यह पूरी दुनिया के सामने एक नए राजनीतिक भूचाल को जन्म दे देगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उस विमान हादसे में उनकी जान नहीं गई, तो हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर वो कहाँ थे। क्या वो गुमनामी बाबा के वेश में हमारे बीच भारत में ही रह रहे थे, या फिर बर्फीले सोवियत संघ की किसी खौफनाक काल कोठरी में वो कब तक जिए? और इन सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, किसने उन्हें छुपाया? क्या ये कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था या फिर अपने ही देश की राजनीति का कोई गहरा दबाव डर? भारत के इस सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी ने अपना पूरा जीवन, अपनी हर एक सांस देश की आजादी के लिए समर्पित कर दी। लेकिन कितनी विडंबना है ना कि उनका अपना सच आज भी आजाद नहीं है। ताय होकू का वो घना अंधेरा आज भी छटा नहीं है। नेताजी का वो आखिरी रहस्य आज भी किसी सील फाइल के पीछे, किसी बंद तिजोरी में घुट-घुट कर सांस ले रहा है। जरा सोचिएगा, क्या हम कभी उस सच का सामना कर पाएंगे? इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के अनसुने रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। लाइक करो, बेल दबाओ और हमारे साथ बने रहो।